हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिंदी विद भावना। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स देते रहिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के कुछ टॉपिक मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में कवर करवा दिए हैं। अगर अभी तक किसी ने मेरी विराम चिन्ह की पहली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी पहली वीडियो को देखेगा और फिर सेकंड वीडियो को देखेगा। तो अब मैं बता रही हूँ विराम चिन्ह के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा बचा था कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और विस्मरण चिन्ह। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह से। इसमें सातवां जो हमारा प्रकार है वो है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह को संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस चिन्ह को रेखा चिन्ह भी कहते हैं। और दोस्तों, निर्देशक चिन्ह के तीन नाम हैं, निर्देशक, संयोजक और रेखा चिन्ह। इसका उपयोग हम निम्नलिखित स्थानों पर करते हैं। सबसे पहले किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए, अर्थात किसी ने भी कोई बात कही है तो उस बात को दर्शाने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में डैश भी कहा जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है। तो प्रधानाध्यापक ने कहा, उसके बाद इन्होंने निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया है क्योंकि कोई हमें बात बता रहा है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये पंक्ति किन्ने बोली थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसीलिए इसको दर्शाने के लिए हमने निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरा निर्देशक चिन्ह का उपयोग है किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द बार बार लिखे जाने पर उनके मध्य संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब कोई भी शब्द बार बार रिपीट होता है तो उसके बीच में हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो दो हाथ करना, तो यहाँ पर दो बारी रिपीट हो रहा है तो हमने इनके बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा है कभी कभी मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। तो कभी कभी में संयोजक चिन्ह मतलब निर्देशक चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। इसका तीसरा प्रयोग है युग्म शब्दों के मध्य। जैसे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, नंबर 1, खेल में हार जीत लगी रहती है। तो यहाँ पर युग्म शब्द कौन से हैं? हार जीत, इसीलिए मैंने यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा है कुछ खाया पिया करो, बहुत कमजोर हो गए हो। तो खाया पिया यहाँ पर युग्म शब्द है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। और दोस्तों, निर्देशक चिन्ह का आखिरी प्रयोग है तुलनावाचक शब्दों के लिए, जैसे सा, सी और से। हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। झील सी आंखें, दूसरा है सागर सा हृदय। तो हम तुलना कर रहे हैं कि आंखें झील सी है और हृदय सागर सा है। तो झील सी के बीच में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है और सागर सा के बीच में हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रकार की तरफ, जिसका नाम है कोष्टक चिन्ह। तो दोस्तों, कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार से लगता है। मैंने ये तीनों ही प्रकार आपके लिए बनाकर पेज पर दिए हुए हैं और इसको इंग्लिश में ब्रैकेट भी कहा जाता है। किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को स्पष्ट करना है या फिर किसी वर्ड की अधिक जानकारी बतानी है तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बना के आपको उनके नाम भी बताए हुए। तो सबसे पहला है हमारा कोष्टक चिन्ह, दूसरे को कहते हैं लघु चिन्ह और तीसरे को कहते हैं मंझला चिन्ह। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हिंदी साहित्य है उसमें लघु चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दशहरे के अवसर पर दशानन, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कोष्टक चिन्ह लगा के रावण के पुतले का दहन किया जाता है। तो दोस्तों, इनको यहाँ पर बताना था कि दशानन किसको कहते हैं? रावण को। तो इसीलिए इन्होंने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि ये हमें कुछ स्पेशल जानकारी दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका राजेंद्र प्रसाद और कोष्टक चिन्ह लगा के लिखा हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो इन्होंने हमें एक जानकारी दी है कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति। इसीलिए इसने कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया है। आशा करती हूँ आपको मेरा सारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और किसी को भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रकार की तरफ, जिसका नाम है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। और इसका चिन्ह आप देख लीजिएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। इसकी परिभाषा है, किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें किसी वाक्य के अंदर किसी एक खास शब्द को, किसी पर्टिकुलर शब्द के ऊपर जोर देना है तो वहां पर हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पर लिखा हुआ है, गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों गोदान शब्द के ऊपर हमें जोर देना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा है, हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत भी है, तो महाभारत पर हमें जोर देना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। और इसका दूसरा उपयोग है, किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वाक्य या कोई शब्द किसी और ने बोला है और हमें उसको वैसा का वैसा ही लिखना है, तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो ये वाक्य किसी और ने बोला था, हमें इसका ज्यों का त्यों प्रयोग करना था, तो हमने इसको उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा है। हमारा 10वां चिन्ह आता है विवरण चिन्ह, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग। तो इसकी परिभाषा है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस चिन्ह को हम किसी चीज की जानकारी के लिए, सूचना या निर्देश को दर्शाने के लिए ही विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो हमने इस पंक्ति के बाद विवरण चिन्ह को लगाया है। दूसरा उदाहरण है, भारत में आम की कई किस्में पाई जाती है, जिनमें से कुछ निम्न है, तो वाक्य खत्म होने के बाद हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रकार की तरफ, जिसको बोलते हैं हंस पद चिन्ह, टूटी बोधक चिन्ह या फिर विस्मरण चिन्ह। और दोस्तों इसका साइन होता है, ऊपर की तरफ एक कोमा जैसा दिखता है, ऊपर की तरफ हमें एक एरो की तरह दिखाई देता है। इसकी परिभाषा है, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्यों के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ऊपर शब्द को लिखते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य में हम कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं तो वहां पर हंस पद चिन्ह लगाकर हम उस शब्द को लिखते हैं। उदाहरण, राम कल जाएगा, हमने ये नहीं बताया वो कहाँ जाएगा क्योंकि लिखना भूल गए थे, तो मैंने हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर दिल्ली लिखा है। दूसरा है, नेहा ने खाना खाया, तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, नेहा ने खाना नहीं खाया, तो मेरे को नहीं लिखना था, मैंने हंस पद चिन्ह लगाकर नहीं लिखा है। तो इस प्रकार हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारा 12वां चिन्ह आता है पदलोप चिन्ह, जिसको इंग्लिश में मार्क ऑफ एलिप्स भी कहा जाता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब हमें किसी वाक्य में या किसी अनुच्छेद में थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर लिखना होता है तो हम पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं टिकट ले आऊंगा पर मैं साथ नहीं चलूंगा, तो मैं टिकट ले आऊंगा पर के बाद इनको थोड़ा सा अंश छोड़ना था, उसके बाद इन्होंने दूसरा वाक्य लिखा, तो उसी के बीच में हमने पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया। दोस्तों अब हमारा आखिरी प्रकार बचा है विराम चिन्ह का, जिसका नाम है योजक चिन्ह और जिसको इंग्लिश में हाइफन कहा जाता है। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों बनते एक तरह से हैं, पर इन दोनों में जो फर्क होता है वो ये है कि जो निर्देशक चिन्ह है उसको डैश कहते हैं और वो थोड़ा लंबा लगता है, और योजक चिन्ह जिसको हाइफन कहते हैं वो थोड़ा सा छोटा लगता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग दो पदों के बीच में किया जाता है। किसी भी दो पद के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुख, दुख, हानि और लाभ। तो सुख और दुख के बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया है और हानि और लाभ के बीच में भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है।
और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है निर्देशक चिन्ह के बारे में कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण, विषय, विवाद, शीर्षक, नाम आदि के नाम आदि के आगे किया जाता है। जैसे कि हम कोई उदाहरण दे रहे हैं, कोई विवाद कर रहे हैं, कोई शीर्षक बता रहे हैं, किसी का नाम बता रहे हैं, तो उनके आगे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ हमारा विराम चिन्ह का चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह का चैप्टर समझ आया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।